हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 अब देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 18 रीड करो क्या बोल रहा है ये। ए लिमिटेड द कंपनी हैज़ ऑब्टेन द प्रेमिसेस फ्रॉम बी लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जो दूसरे कंपनी बी लिमिटेड से कुछ बिल्डिंग वगैरह प्रेमिसेस लिया है, ऑब्टेन किया है ऑन लीज, लीज पे बी लिमिटेड से लिया है टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, यानी कि ए लिमिटेड अपना बिजनेस कैरी करने के लिए बी लिमिटेड से लोन में लीज पे कुछ प्रेमिसेस लिया है। द लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज़ 5 years, यानी कि लीज टर्म जो है 5 years का है। 5 years के लिए ये ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से प्रेमिसेस लिया है। एज पर द लीज एग्रीमेंट ए लिमिटेड हैज़ पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी लिमिटेड, यानी कि कई बार ये होता है ना कि हम बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह रेंट पे लेते हैं या लीज पे लेते हैं, तो मकान मालिक जो है ऑनर्स वो हमसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है ताकि वो रेंट की रिकवरी कर पाए, या हम कोई उसका प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो डिडक्ट कर लेगा, तो या हम रेंट देने में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से अपना डिडक्ट करेगा पैसा। उसी तरह से ये बी लिमिटेड जो है लेसर, वो ए लिमिटेड से एज ए डिपॉजिट कुछ पैसे ले रहे हैं, यानी 10 लाख रुपीज़ एज ए डिपॉजिट ले रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, which is refundable after the expiry of lease agreement, यानी कि 5 years के बाद ए लिमिटेड को वो पैसा रिफंड हो जाएगा, यानी कि बी लिमिटेड पैसा रिफंड कर देगा। हाउ वुड सच डिपॉजिट विल बी ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड अपने बुक्स में इस डिपॉजिट को कैसे ट्रीट करेगा, कैसे दिखाएगा, क्या दिखाएगा। तो देखो, ए लिमिटेड ने जो लीज पे प्रेमिसेस लिया है और उसके बदले डिपॉजिट दिया है, तो हमें डिपॉजिट का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। हमें लीज एग्रीमेंट इंड एस 116 नहीं यहाँ पे पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो डिपॉजिट, यानी कि ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि ए लिमिटेड ने जो 10 लाख रुपीज़ बी को दिया है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो अपने बैलेंस शीट में या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएगा। पहली बात देखो, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या तो वो एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा, यानी कि जो एंटिटी किसी को हेल्प देता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट्स हो जाता है, और जो हेल्प लेता है, जिसे हेल्प मिलता है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे ए लिमिटेड कहीं ना कहीं एज सिक्योरिटी डिपॉजिट बी को दिया है, यानी कि वो उसे हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि वो 10 लाख रुपीज़ कहीं ना कहीं वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक में रखेगा तो उस पर इंटरेस्ट कमाएगा ना वो। तो इसके लिए बी ए लिमिटेड के लिए ये फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, यदि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव है तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, यदि हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है कि हम अपने कस्टमर से, हम अपने डेब्टर्स से वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो रिसीव कर सकते हैं, और यदि वो पैसा देने से मना करेगा तो हम उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। उसी तरह से ए लिमिटेड ने जो बी लिमिटेड को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, वो एज ए एग्रीमेंट दिया है, लीज एग्रीमेंट के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट, और वो लीज एग्रीमेंट में ये बताया गया है कि 5 years, यानी कि लीज टर्म एंड होने के पास वो 10 लाख रुपीज़ फिर इसको रिफंड हो जाएगा। यानी कि ए लिमिटेड के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 years के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड ले सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ए लिमिटेड के लिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है। और उसके बाद ये हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल एसेट्स है। अब देखो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये ए लिमिटेड है। ये जब अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा तो ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होगा, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, पहली बात तो ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये 10 लाख रुपये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो इसके लिए
फाइनेंशियल एसेट्स होगा। हमने ये पता कर लिया। अब इस फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए हमें पता है कि 3 मेथड होते हैं। एक होता है एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तीसरा होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस तीनों मेथड में कौन सा मेथड इस पे अप्लाई होगा? हमने बताया था इसके लिए हमें 2 कंडीशन देखना होता है, एक तो एंटिटी स्पेसिफिक और दूसरा सिक्योरिटी स्पेसिफिक, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्पेसिफिक उसके नज़र से हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एंटिटी स्पेसिफिक यानी कि एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड करने का। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 केस बताया था, एक तो राहुल द्रविड़ वाला, एक सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, जिसमें राहुल द्रविड़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि ये सीधा साधा आदमी है, इसे सिर्फ और सिर्फ इतना से मतलब है कि इसको अपने फाइनेंशियल एसेट्स पे इंटरेस्ट मिल जाए। अब यहाँ पे देखो ए लिमिटेड ने ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों होल्ड करके रखा है, इसको क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये फ्यूचर में इसे बेचेगा? नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो 10 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट ये ए लिमिटेड इसलिए बी लिमिटेड को दे रहा है ताकि वो प्रेमिसेस को लीज पे ले सके और अपना बिजनेस रन कर सके, और 5 साल तक इसे होल्ड करके रखेगा। हाँ, यदि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वापस ले लेगा तो वो लीज पे देगा नहीं बी लिमिटेड, तो ये इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ए लिमिटेड का कहीं ना कहीं इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को होल्ड करने का ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि राहुल द्रविड़ वाला यहाँ पे मेथड अप्लाई होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये फ्यूचर में सिक्योरिटी डिपॉजिट को सेल करेगा। दूसरी बात हम अब तो पहली बात एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि इसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस, यानी कि बिजनेस मॉडल ए लिमिटेड का बिजनेस मॉडल है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। दूसरा हम देखते हैं सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट के स्पेसिफिक, इंस्ट्रूमेंट का क्या नेचर है। इंस्ट्रूमेंट का नेचर देखने के लिए हम देखते हैं कि इसको फाइनेंशियल एसेट्स रिकॉग्नाइज करने के लिए इस सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन होना चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल, इस पे हम इसका प्रिंसिपल रिसीव करेंगे प्लस इंटरेस्ट। इसके अलावा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा हम कुछ नहीं हमें मिलना चाहिए इस पे। और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में वो बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट इंक्लूड होगा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क वगैरह जो होता था वो सिर्फ इंक्लूड होगा। बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया जाएगा इंटरेस्ट में। और प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो क्या ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा इस पर कुछ मिलेगा ए लिमिटेड को? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज़ मिलेगा, वो भी 5 ईयर्स के बाद, यानी कि लीज टर्म एंड होने के बाद। और इंटरेस्ट तो इसे मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, यानी कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को इस पे इंटरेस्ट देगा नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल 5 ईयर्स के बाद वापस कर देगा। तो हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ? पहला तो टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि बिजनेस मॉडल, और सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिंसिपल मिलेगा और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होता है तो कौन सा अकाउंटिंग मेथड लगता है, फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए कौन सा हम मेथड अप्लाई करते हैं? एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, यानी कि राहुल द्रविड़ वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका आंसर देखते हैं। पहला इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है? इन द एबव केस सिंस ए लिमिटेड हैज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश फ्लो, यानी कि ए लिमिटेड के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम इट्स लेसर, यानी कि बी लिमिटेड से इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि वो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो दिया था 10 लाख रुपीज, वो 5 ईयर्स के बाद ये ले सके। इसलिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो फाइनेंशियल एसेट्स होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि पहली बात, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है ये रिसीव करने का। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फर्दर ए लिमिटेड
बिजनेस मॉडल, अब बिजनेस मॉडल ए लिमिटेड का यानी कि एंटिटी स्पेसिफिक हम चेक कर रहे हैं कि इसका एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था इसको होल्ड करने का। टू कलेक्ट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट को टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टिल एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इसको होल्ड करने का ऑब्जेक्टिव है उस पे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करने का। एंड सच ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्डेड इन बुक्स रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो दैट आर सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि ओनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। Hence, such security deposit receivable are classified as amortized cost method, यानी कि इस पे amortized cost method लग जाएगा। हमने भी वही बताया था राहुल द्रविड़ पे, तो हमें पता ही है कि amortized cost method यानी कि ये वाला एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूट ने जितना आंसर लिखा है उतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इंस्टीट्यूट का आंसर के। लेकिन इसको हम और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? 10 लाख रुपीज़ तो इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट दिया ही है। हम मान लेते हैं कि यदि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करता ए लिमिटेड, तो इस पे ये कहीं 10 लाख रुपीज़ को 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करके इस पे कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकता था। और वो हम मान रहे हैं कि इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 5% पर एनम मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि ए लिमिटेड चाहे तो इसे मार्केट में 5% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट कर सकता है 5 ईयर्स के लिए। तो देखो यहाँ पे 0th ईयर में ये 10 लाख रुपीज़ इसका इन्वेस्टमेंट होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट ईयर में इसका इनफ्लो तो इतना हो, आउटफ्लो तो इतना हो गया। फर्स्ट ईयर में इतना इन्वेस्ट कर देगा, फर्स्ट ईयर में इसे कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं मिलेगा। फिफ्थ ईयर के लास्ट में इसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अब सोचो क्या 5 ईयर्स के बाद, और 5 ईयर्स हमने जो 0th ईयर में लगाया था 10 लाख रुपीज़, क्या इसका 5 ईयर के बाद हमें 10 लाख रुपीज़ मिल रहा है? ये इतना ही वैल्यू होगा इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे 0th ईयर पे एट द रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट, जो कि हमने एज्यूम किया 5% पर एनम। अब इसको यदि हम 5% से हम पुल करेंगे तो कितना आएगा ये देखो, 10 लाख डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 ईयर्स पे हमने पुल किया तो 7,83,526 इसका वैल्यू इतना होना चाहिए। यानी कि हमें जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने डिपॉजिट किया उसका आज के ये जो 10 लाख रुपीज़ हमें 5 ईयर्स के बाद मिलेगा, यानी कि जो लेसर है वो हमने आज 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया और वो 5 साल के बाद भी हमें 10 लाख रुपीज़ ही देगा। लेकिन हमें वो जो बी लिमिटेड हमें 10 लाख रुपीज़ देगा उससे हमें आज के डेट में देना चाहिए इतना, लेकिन हमने दे दिया इतना, ये एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो हमें कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देखो 10 लाख रुपीज़ 7,83,526, कहीं ना कहीं ये जो 2,16,474 हमें इतना एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं। यानी कि मान लो यदि हम किसी को लोन देते, आप मान लो हमें बोलोगे कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो और मैं आपको 10 लाख रुपीज़ 5 ईयर्स के बाद दूंगा, और मेरा आज जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है 5% है, मान लो, सपोज मैंने मान लिया, तो आपको मैं कितना पैसा आज के डेट में दूंगा, मुझे इतना पैसा देना चाहिए, इतना ही पैसा देना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्चुअली में दे रहा हूँ इतना। तो कहीं ना कहीं इतना पैसा मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें इंक्लूड होगा, तब जा करके 5 ईयर्स में आप मुझे इतना दोगे। तो ये अब ये ए लिमिटेड इसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा, ए लिमिटेड ट्रीटमेंट कैसे करेगा, पहले देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
4th ईयर, 5th ईयर। अभी आप ये मान लो कि ये लीज वाला अभी कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ। आप ये सोचो कि अभी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ए लिमिटेड पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे। तो जीरोथ ईयर में लोन कितना था, लोन अमाउंट मान लो ये इसे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, तब ना 5 ईयर्स में इसको 10 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो 7,83,526 ये इतना रुपीज़ फर्स्ट ईयर जीरोथ ईयर में लगाएगा। जीरोथ ईयर में फिर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट एट द रेट 5%। अब इस पे इंटरेस्ट जुड़ेगा और अमाउंट रिसीव्ड ये फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड में भी कुछ नहीं मिलेगा, फोर्थ में भी कुछ नहीं मिलेगा, और 5th ईयर में जाके 10 लाख का 10 लाख रुपीज़ इसे वापस मिल जाएगा। तो ये देखो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। 7,83,526 इस पे 5% ऐड करेंगे। 5% 39,176 टोटल 822,702। और ये जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा लोन का सेकेंड ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में इसका ओपनिंग हो जाएगा 822,702। अब इस पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड होगा, इस पे सेकेंड ईयर का 5% इंटरेस्ट 41,135 टोटल हो जाएगा 863,837। फिर इस पे थर्ड ईयर का ये बैलेंस चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि थर्ड ईयर के बिगनिंग का बैलेंस हो जाएगा ये सेकेंड ईयर का क्लोजिंग वाला 837। इस पे 5% 43,192 907,029। अब ये हो जाएगा फोर्थ ईयर का बिगनिंग। इस पे 5% इंटरेस्ट ऐड करेंगे फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आएगा 45,351 टोटल आ जाएगा 952,380। ये हो जाएगा 5th ईयर के बिगनिंग में 952,380। इस पे 5% ऐड करेंगे 47,619, यानी कि यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे 20 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, या तो 20 कर दो या इसे 1 कर दो, ताकि हमारा ये नील अमाउंट आ जाए। राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि 5th ईयर में तो हमें पूरा का पूरा पैसा प्रिंसिपल 10 लाख रुपए जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट किए थे वो हमें मिल जाएगा। ये हो गया 5th ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यदि मान लो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करके कहीं बेटर यानी कि ओपन मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर देते, ए लिमिटेड यदि इन्वेस्ट कर देता, तो उससे हर साल यानी कि इतना अमाउंट उस पर एक्यूमुलेट होते जाता और एंड में 10 लाख रुपीज़ उसे मिल जाता। यानी कि उसे बिगनिंग में इस केस में सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीज़ इतना लोन देना चाहिए, लोन का अमाउंट इतना मानना चाहिए। तो अब देखो ए लिमिटेड क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसका एंट्री क्या होगा। पहली बात तो ये जो लोन अमाउंट है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू इतना ही है। तो फर्स्ट ईयर में जीरोथ ईयर में क्या करेगा, ए लिमिटेड एंट्री कर रहा है अपने बुक्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट कितना से करेगा, इतना से, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट को दिखाएगा। और प्रीपेड लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी कि ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में
ये जो हमने दिखाया था कि यहाँ इससे ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाया था इसको 10 लाख रुपीज ना दिखा करके ये कितना दिखाएगा 783,526 और ये प्रीपेड लीज एक्सपेंस के रूप में दिखाएगा 2,16,474। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना ही कर रहा है और ये प्रीपेड लीज एक्सपेंस दे रहा है। प्रीपेड ये एसेट्स में दिखाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस में दिखाएगा और ओवर द लीज पीरियड इसे 5 ईयर्स में एमोर्टाइज करके पीएल में चार्ज करेगा। तो देखो ये 2,16,474 टू बैंक अकाउंट। बैंक से तो इसके इनिशियली तो 10 लाख रुपीज आउटफ्लो हुआ, ए लिमिटेड के बैंक से पैसा गया होगा, लेकिन लोन अमाउंट हम सिर्फ और एसेट्स रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एसेट्स एक पहला हम सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे और उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम प्रीपेड लीज एक्सपेंस में दिखाएंगे। अब फर्स्ट ईयर एंड में क्या होगा एंट्री, फर्स्ट ईयर का एंट्री, फर्स्ट ईयर इस पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना 39,176 टू इंटरेस्ट इनकम और इसे पीएल में चार्ज कर देंगे 176 फर्स्ट ईयर। और ये जो हमने दिखाया था ये डिफरेंस जो प्रीपेड में, इसको ओवर द 5 ईयर में यानी कि लीज पीरियड जो होगा लीज टर्म उसमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिवाइड बाय 5। तो 43,295 ले लेते हैं और राउंड ऑफ कर देंगे लास्ट में। तो ये अमाउंट ईच ईयर 5 ईयर्स तक ये पीएल में हर साल डिस्चार्ज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 43,295 टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस अकाउंट। और सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी यही एंट्री होगा। ये एंट्री तो सेम रहेगा सेकेंड ईयर में, सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट सेकेंड ईयर वाला हो जाएगा इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट इनकम चेंज होगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 43,192 फोर्थ ईयर में भी सेम एंट्री होगा, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा। और फाइनल ईयर में हमें पैसा मिल जा रहा है तो पहले तो हम इंटरेस्ट वाला एंट्री करेंगे, ये जो सेम है, और उस पर फिफ्थ ईयर का भी इंटरेस्ट, फिफ्थ ईयर वाला भी इंटरेस्ट यही होगा, एंट्री यही होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट था 4,647,619 टू इंटरेस्ट यानी कि पीएल में चार्ज करेंगे इसे। और लास्ट में हमें ए लिमिटेड को वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10 लाख रुपीज मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स 10 लाख रुपीज। और हमने शुरू में 0th ईयर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी फाइनेंशियल एसेट्स इतने से रिकॉग्नाइज किया, और हर साल इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में इंटरेस्ट वाला पार्ट इसमें जुड़ते जाएगा। फर्स्ट ईयर में इतना जुड़ा, सेकंड ईयर में ये जुड़ेगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ऐसे जुड़ते जुड़ते फिफ्थ ईयर में इतना जुड़ जाएगा और टोटल 10 लाख रुपीज हो जाएगा। और वो 10 लाख रुपीज ए लिमिटेड को वापस मिल जाएगा और उसे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट दिखा देंगे।
इस तरह से हम इसका एंट्री करेंगे इसके बुक से। हालांकि ये इंस्टीट्यूट ने ऐसा इतना पूछा नहीं था, ये हमने एक्स्ट्रा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना था कि ये जो ए लिमिटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे दिखाएगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चूंकि इसके लिए इसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करने का बी लिमिटेड से, तो इसलिए इसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स हो गया। अब फाइनेंशियल एसेट्स हो गया हमें पता है, अब इसको मेजर कैसे करेंगे, यानी कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा, एमोर्टाइज मेथड अप्लाई होगा कि ओसीआई अप्लाई होगा कि पीएल के थ्रू हम इसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमें दो कंडीशन देखना पड़ता है। तो एक तो एंटिटी स्पेसिफिक, एंटिटी स्पेसिफिक में हमें ये देखना होता है कि एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, यानी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फाइनेंशियल एसेट्स है उसे होल्ड करने का उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हमें पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो करना है और ना ही इसे बेचने का इसका कोई ऑब्जेक्टिव कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसलिए राहुल द्रविड़ वाला केस यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। हाँ, सेल वेल करने का इसका कोई इंटेंशन इरादा नहीं है। दूसरी बात हमें अब देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो टेस्ट होता है वो पास कर रहा है या नहीं, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, हमें दो चीज़ देखना होता है कि इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। और इंटरेस्ट बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट को कंसीडर करता है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क वगैरह को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमें इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल मिल रहा है 10 लाख रुपीज़ 5 ईयर्स के बाद। तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसीलिए ये एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई होगा, यानी एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड फॉलो करेगा ए लिमिटेड टू मेजरमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट।